जिसमें हम लोग डिप्लोब्लास्टिक का बात कर रहे थे। तो डिप्लोब्लास्टिक में कल बात कर लिए थे और क्या बात किए थे कि डिप्लोब्लास्टिक जो भी है उन सब में जो होता है स्थिति उसका ये था, क्या दिखाए थे उसमें कि उसमें दो तरह का हम देखे थे, दो ऑर्गेनिज्म का या दो एनिमल का बात था। एक स्पंज का था और दूसरा जो था ना वो आपका सिलेंट्रेट्स का था। स्पंज में बताए थे कि उसका जो बॉडी होता है वो काफ़ी पोरस होता है, उस पर ढेर सारे पोर्स पाए जाते हैं जिसको ओस्टिया कहते हैं। उससे क्या होता है, वाटर इंटर करता है बॉडी के अंदर, उसके बॉडी कैविटी में, और एक बड़ा सा जो है ना आपका पोर होता है ऑस्कुलम, जिससे वो बाहर आ जाता है वाटर। तो इसमें जो है ना वाटर का मूवमेंट होता है इसमें, और इसके बॉडी कैविटी को हम वहाँ पर बताए भी थे स्पॉन्जोसील कहते, सिलेंट्रेट में बताए थे कि सिलेंट्रॉन कहते हैं या इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। किसको? सिलेंट्रॉन को। इसलिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते थे क्योंकि इसमें क्या होता है, भोजन का डाइजेशन भी होता है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो अगला था बॉडी कैविटी ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि वैसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे जो आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दो लेयर से बना होगा, हाँ, इक्टोडर्म और इंडोडर्म से जिसका बॉडी बना होगा। लेकिन वैसा एनिमल जिसका बॉडी जो है ना तीन एम्ब्रियोनिक लेयर से बना होगा, कौन कौन? इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में बताए थे कि ये जो होता है आपका बॉडी कैविटी, इसमें वो आपका बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाता है। जबकि डिप्लोब्लास्टिक में कहीं भी एलिमेंट्री कैनाल का बात नहीं था। उसका जो बॉडी कैविटी था यहाँ तक कि सिलेंट्रेट में, वही आपका उसका एलिमेंट्री कैनाल जैसा काम कर रहा था। अब यहाँ पर हम अगला बात लिखे हैं कि जो बॉडी कैविटी जो होता है प्लेटी हेलमिन्थ्स में नहीं पाया जाता है। जैसे टैप वॉर्म है, लिवर प्लूइक है, उस समय बॉडी कैविटी नहीं होता है और इसको वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर इसको मीजोकाइमा बोलते हैं या मीजिनकाइमा बोलते हैं। अब बॉडी कैविटी को ठीक से जान सकें इसके लिए हमको पहले सीलोम के बारे में जानना होगा। आगे भी बार बार हम आएगा कि सीलोमिक है, सीलोम है। तो क्या होता है सीलोम, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सीलोम है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं सीलोम का। सीलोम जो है ना वो स्पेस है जो कि मीजोडर्मल सेल से लाइनिंग होता है जिसका, और वो पेरिटोनियम भी कहलाता है। जो कौन? वो जो मीजोडर्मल सेल लाइनिंग जो करता है सीलोम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियम भी कहते हैं। और इसीलिए सीलोम को हम पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं। तो पेरिटोनियम क्या है? लाइनिंग लेयर ऑफ किसका? सीलोम। सीलोम का जो अंदर का लेयर होता है उसको क्या कहते? हम उसको कहते हैं पेरिटोनियम। और इसीलिए सीलोम को एक और नाम से जानते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। जैसे प्लास्टर होता है ना रूम में अंदर से सारे दीवार पे, हाँ, एक लेयर चढ़ाते हैं हम नया, उसी तरह से एक लेयर होता है सेल्स का, और वो सेल्स कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है, उसी को कह रहे हैं पेरिटोनियम। और अंदर का जो कैविटी है वो उस रूम के अंदर या हॉल के अंदर, उसको बोल रहे हैं क्या भाई? सीलोम बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात जो हम करते हैं उसमें अब अगर हम आगे बढ़े तो सीलोम आपका एनालिड्स में से लेकर आपका ह्यूमन बीइंग तक पाया जाता है। मतलब एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स जो भी हैं मनुष्य को लेकर, उन सब का जो अंदर बॉडी कैविटी जो होता है उन सबको हम सीलोम कहते हैं। सीलोम एकदम दिमाग में रखना है कि सीलोम का बात कब करोगे तो देखो, बॉडी वाल हो गया, ये बाहर से ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस से पीछे बात किए थे हम लोग, बॉडी के क्या है वो लंबाई के परपेंडिकुलर में काटना। तो ये देखो बीच में जो है ना एक गोलाकार रचना आपको नजर आ रहा होगा, चूंकि ट्रांसवर्स सेक्शन काटे हैं। तो ये जो नजर आ रहा है आपका गट है, और गट के ऊपर भी एक लेयर है जो इसको पेरिटोनियल लेयर कहलाता है। और उसके बाद देख लो ये बॉडी वाल है, उसके अंदर से भी एक लेयर बना है। इन दोनों लेयर के बीच का जो ये जगह है, इस जगह को सीलोम कह रहे हैं। ये जो लेयर है आपका, जो आपका गट के अंदर से है, गट के मतलब जो है ना गट के ऊपर से क्या किया है, गट को ढक के रखे हुए है, और इधर बॉडी वाल के अंदर से जो लेयर है, ये दोनों के दोनों लेयर मीजोडर्मल होते हैं, और इन्हीं को हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। अब आगे बढ़ें,
इसके पर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ये कि अगर सीलोम अभी भी समझ में नहीं आया है तो पेन जो होता है ना, पेन के अंदर में क्या होता है, रिफिल होता है। रिफिल वाला पेन का बात कर रहे हैं। अगर उसको ट्रांसवर्स काट ले, लंबा पेन ले, उसको ऐसे ट्रांसवर्स काट ले, जब काटेंगे तो क्या होगा, बीच में रिफिल भी कटेगा। तो रिफिल जो होगा ना, वो आपका रिफिल जब कटता है तो कैसा नजर आता है रिफिल जो है वो आपका यहाँ पर गट वाला बात है। और जो उसका जो पेन का बाहरी बॉडी है वो आपका बॉडी वाल यहाँ पर है। अब दोनों जो है, दोनों के बीच का जो गैप है या जो स्पेस होता है दोनों के बीच में, इसी स्पेस को हम क्या कर रहे थे, सीलोम कर रहे थे। हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, अधिकांश मतलब बोलो, सब तो नहीं बोलेंगे हम, जैसे हार्ट है, लंग्स है, हाँ स्टोमक है, ये स्टोमक तो खैर ये गट का ही पार्ट हो जाएगा, वो सब इसी स्पेस में पाए जाते हैं। अधिकांश जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, वो सब के सब इस सीलोम में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ सीलोम्स। हम अभी एनिमल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल सीलोम का आइडिया देखना चाह रहे हैं। सीलोम जो होता है दो प्रकार का होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर। पहला है साइजोसीलोम। अगर वैसे सीलोम को साइजोसीलोम कहते हैं जो मीजोडर्म में स्प्लिट से बना हो, मतलब मीजोडर्म का एक लेयर होगा, वो स्प्लिट कर गया, एक अंदर चला गया, एक बाहर चला गया और बीच में जो है ना जगह बन गया। तो ऐसे सीलोम को हम क्या कहेंगे, साइजोसीलोम। फिर से बोल रहे हैं, साइजोसीलोम में क्या होता है, मीजोडर्म का एक मीजोडर्मल सेल्स का एक लेयर होता है, वो बीच से स्प्लिट कर जाता है। मीजोडर्मल सेल्स का जो लेयर होता है वो बीच से स्प्लिट कर जाता है, तो बीच में क्या होता है, जगह हो जाता है। एक बाहर की तरफ चला गया, एक अंदर की तरफ चला गया, और वो जो बीच में जगह बन गया उसको कहते हैं सीलोम। और ऐसा अगर सीलोम हो तो इसको कहते हैं साइजोसीलोम। और साइजोसीलोम पाया जाता है किसमें, एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में। नेक्स्ट है, दूसरा है इंटेरोसीलोम। इंटेरोसीलोम जो होता है वो आपका आउट पॉकेटिंग से बनता है। हमारे जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो गट होता है उसको आर्केंटिरॉन कहते हैं या गैस्ट्रोसीलोम कहते हैं। वो आपका क्या करता है, आउट पॉकेटिंग करता है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे निकलता है, उभार उसमें से निकलता है, पॉकेट जैसा बाहर आता है। और वो जो पॉकेट है उसी से अंततः क्या होता है, सीलोम बन जाता है। इसमें कॉमन का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। चूंकि यहाँ पर हम लोग पूरा एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल समझना होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा उसके बारे में डिटेल से नहीं देख सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिएगा, एम्ब्रियोनिक गट से अगर बनेगा, उसके आउट पॉकेटिंग से अगर बनेगा कोई सीलोम, तब उसको कहेंगे इंटेरोसीलोम। लेकिन मीजोडर्मल जो सेल्स का लेयर था उसके स्प्लिटिंग होने से अगर बनेगा तो बोलेंगे साइजोसीलोम। साइजोसीलोम किसमें हो गया, एनालिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क। इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डाटा और क्या बोले, कॉर्डाटा, ये तीन उधर और तीन इधर, ये जो है इंटेरोसीलोम का है। जबकि एनालिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क साइजोसीलोम दिखाता है। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पर जब आएगा एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, तो उसमें लिखा रहेगा कि इसमें साइजोसीलोम पाया जाता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए साइजोसीलोम का मतलब क्या बताना चाह रहे हो। ये बताना चाह रहे हो कि आपका जो आपका क्या था, लेयर था मीजोडर्मल सेल्स का, वो स्प्लिट कर गया, ऐसे बीच में जो है ना गैप हो गया, और ये गैप क्या बना दिया, ये आपका सीलोम बना दिया। जबकि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक गट होता है उसमें आउट पॉकेटिंग होगा, उसमें उभार निकलेगा, और वो आउट पॉकेटिंग ही क्या कर देगा, आपका सीलोम बना देगा। अगला जो बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ एनिमल्स का बात कर रहे हैं सीलोम के आधार पर। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स का बात करें। टाइप्स ऑफ एनिमल्स में अगर बात करते हैं तो सीलोम के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं एनिमल्स को। पहला है एसीलोमेट, मतलब वैसा एनिमल्स जिसमें सीलोम नहीं होता है। जैसा कि नाम है, जब भी आपको हम शुरुआत में भी बोले थे, जब हम शुरू किए थे बायोलॉजी, तो उसमें भी बताए थे कि बायोलॉजी में अधिकांश जो आपके शब्द होते हैं उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज होता है। प्रीफिक्स या सफिक्स का जो है ना दिमाग में आपको रखना चाहिए कि प्रीफिक्स या सफिक्स का मतलब है कि जो पहले आ जाए किसी शब्द के उसको कहते हैं क्या, प्रीफिक्स, और जो किसी शब्द के बाद आता है उसको कहते हैं क्या,
सफिक्स, बाद में आया तो सफिक्स, पहले आया तो प्रीफिक्स। तो देखो ए शब्द जब भी आएगा, ए अल्फाबेट जब भी आएगा किसी शब्द के पहले तो प्रीफिक्स है ये, मतलब प्रीफिक्स के रूप में जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा विदाउट या लैक, कहीं भी लगा हुआ रहेगा। एक टेक्निक मतलब कि स्किन उसका नहीं है, ये ध्यान रखना है। ए मतलब विदाउट, तो ए सिलोमेट मतलब वैसे एनिमल्स जिसमें सिलोम नहीं होते हैं। एट मतलब रखने वाला, ए सिलोमेट मतलब विदाउट सिलोम रखने वाला, एट रखने वाला एनिमल्स। इसका उदाहरण है स्पंज, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्स, फ्लैटवर्म। रियली में अगर ए सिलोमेट का शब्द का उपयोग किया जाए तो सबसे अच्छा वो प्लेटीहेल्मिन्स के लिए है, न कि स्पॉन्ज और निडेरियंस के लिए है। क्योंकि स्पॉन्ज और निडेरियंस में तो क्या है, वो तो आपका पीछे हम देखे थे कि उसमें तो सिलोम का बात ही नहीं हो पाया था। हाँ, उसमें तो केवल बॉडी कैविटी जो है ना ऐसे ही था, उसमें कहीं कहाँ था कि लाइनिंग होगा मेसोडर्म से या कुछ होगा। तो सिलोम का बात अगर करोगे तो रियली में शुरुआत होता है प्लेटीहेल्मिन्स से, और प्लेटीहेल्मिन्स में जो है ना ए सिलोमेट कंडीशन है। ए सिलोमेट मतलब कि सिलोम का निर्माण नहीं हुआ था पूरी तरह से, मतलब शुरुआत तो हुआ लेकिन हुआ नहीं। तो ए सिलोमेट में 3 आ जाएंगे, स्पंज, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्स। अगला है स्यूडोसिलोम, एकदम क्लियर रखिएगा। ए सिलोमेट का मतलब क्या बोले, जिसमें सिलोम नहीं हो, और स्पंज और निडेरियंस में तो सिलोम का बात ही नहीं था। हाँ, उसमें तो आपको बताया था ना कि सिलोम रियली में कहाँ से आ रहा है, तो गट, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच का जो जगह है उसी को सिलोम बोल रहे हैं, लेकिन उसमें तो एलिमेंट्री कैनाल था ही नहीं। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्स से शुरू हुआ था एलिमेंट्री कैनाल का बात, लेकिन उसमें भी आपका जो है ना डेवलप नहीं हो पाया सिलोम। तो ये यहाँ से आपका ए सिलोमेट यहाँ तक है। अब करते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, सिलोमेट माने फॉल्स सिलोम को रखने वाला, स्यूडोसिलोमेट। वैसे एनिमल्स जिसमें फॉल्स सिलोम होता है, जैसे निमेटोड्स है या स्कैरिस है, इसमें स्यूडोसिलोमेट क्यों इसको बोल रहे हैं, इसको डिटेल से अभी हम बताएंगे स्यूडोसिलोम करके, है ना। अभी तो मेट बोल रहे हैं, स्यूडोसिलोमेट मतलब स्यूडोसिलोम को रखने वाला एनिमल्स। आपके दिमाग में आ रहा हो कि स्यूडोसिलोम क्या हो गया, सिलोम नहीं है तो चलो ये सिलोमेट, लेकिन स्यूडोसिलोम का क्या मतलब है, तो स्यूडोसिलोम आगे हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। नेक्स्ट है सिलोमेट। सिलोमेट किसको कहते हैं, तो वैसे एनिमल्स को सिलोमेट कहेंगे जिसमें सिलोम होगा, वेल डेवलप होगा। एनालिड्स से होता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। ये जो 5 हैं आपके, ये आपके सिलोमेट हैं। तो ये आपको दिमाग में रखिएगा, स्पंज, निडेरियंस और प्लेटीहेल्मिन्स ये सिलोमेट, ठीक है। निमेटोड्स जो होगा वो स्यूडोसिलोमेट, और सिलोमेट में कौन आ जाएगा, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स, ये 5 को उंगलियों पर जो है ना ये ध्यान रखिएगा, पढ़ते वक्त जो है ना थोड़ा सा आंख बंद करके अगर उंगलियों पर इसको पढ़ने का आदत डाल दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब नीचे हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सिलोम। हाँ, ये जो सिलोम हम लोग पढ़ रहे थे कि ये आपका स्यूडोसिलोम है या फिर आपका सिलोम है, ट्रू सिलोम है, तो उसको हम जरा सा नीचे देखते हैं। तो जो भी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है उसमें 3 टाइप के बॉडी कैविटी पाए जाते हैं। पहला है स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम जो होता है किसको बोलते हैं, वैसे स्थिति को स्यूडोसिलोम कहते हैं जिसमें बॉडी कैविटी बॉडी वाल के अंदर मेसोडर्म से लाइन तो होता है, लेकिन जो गट साइड होता है वो एंडोडर्म से लाइन होता है। आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब कह रहे थे। देखो हम जो है ना एक ऑर्गेनिज्म को बनाए हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है कि नहीं होता है वो नहीं जानना, लेकिन ऑर्गेनिज्म मान लिए है। बीच में देखिएगा एक जो है ना ये आपका नली बनाए हैं जिसका नाम गट है, और ये बाहर से बॉडी वाल हो गया, दोनों साइड में बॉडी वाल है, बीच में जो है ना वो आपका गट बनाया है, एलिमेंट्री कैनाल। ये देख रहे होंगे सेल जैसा दोनों लाइनिंग किए हैं। तो देखो गट में बाहर से लाइनिंग, बाहर से कवरिंग है गट का, और बॉडी वाल में क्या है, अंदर से लाइनिंग है ऐसे ऐसे। तो इसमें स्यूडोसिलोम कब बोलेंगे, बॉडी देखो यहाँ पर बॉडी कैविटी है तो ध्यान रखिएगा बॉडी कैविटी तो 100% है, तो सिलोम तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्यूडोसिलोम बोलने का कारण क्या हो रहा है, जो आपका गट है, गट का जो कवरिंग है
वो इंडोडर्मल है, जबकि बॉडी वाल का जो अंदर से लाइनिंग है वो कैसा है, मीजोडर्मल है, इसलिए इसको स्यूडोसिलोम बोल रहे हैं। जब दोनों मीजोडर्मल होता, दोनों मीजोडर्म से बनता, तब इसको क्या बोलते, सिलोम बोलते। तो बॉडी कैविटी में अगर लाइनिंग जो है ना किसका, बॉडी वाल का मीजोडर्मल हो, लेकिन गट के ऊपर जो कवरिंग है वो कैसा हो, इंडोडर्म हो, तो ऐसे स्पेस को, ऐसे जगह को हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोम कहेंगे। गोलाकार है, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा चपटा ऐसा क्या है और बीच में जगह कैसे हो गया, गोलाकार बनाए हैं, है ना। जैसे आप ऐसे समझ लो, इस तरह का किए हैं, ऐसे है ना, ऐसे गोलाकार है, तो उसको हम ऐसे साइड करके दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे साइड से, ठीक है। तो गोलाकार ऐसे है, बीच में क्या है उसका, बीच में उसका एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो कवरिंग है वो किससे है, इंडोडर्म से है। जबकि ये जो आपका दीवार है, किसका दीवार है, एलिमेंट्री, ये आपका बॉडी वाल का। तो बॉडी का जो दीवार है, बॉडी वाल है, उसका जो लाइनिंग है अंदर से वो मीजोडर्मल है। जबकि दोनों लेयर अगर मीजोडर्मल होता तब इसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं। तो स्यूडोसिलोम किस में पाया जाता है, निमेटोड्स में या स्कैरिस में। पीछे आया था ना स्यूडोसिलोमेट, तो स्यूडोसिलोमेट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसमें जो पाया जाता है वो सिलोम कैसा होता है, स्यूडोसिलोम होता है। स्यूडोसिलोम का मतलब क्या हुआ, फिर से बोल दे रहे हैं, जब गट का लाइनिंग लेयर जो कवरिंग लेयर, गट का जब कवरिंग लेयर जो हो वो कैसा हो, इंडोडर्मल हो या इंडोडर्म हो, जबकि बॉडी वाल का लाइनिंग लेयर जो हो मीजोडर्म हो। तो ऐसे बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलोम का बात। सिलोम किसको कहते हैं, सिलोम जो है ना उस बॉडी कैविटी को कहते हैं जो दोनों तरफ मीजोडर्मल ओरिजिन के सेल से लाइनिंग होगा, मतलब पेरिटोनियम होगा दोनों साइड में, ठीक है, अंदर भी और बाहर भी। देखो यहाँ पर ये वही जस्ट इसी को नीचे बनाए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर वाला सटा हुआ नजर आ रहा है, उसी को नीचे बना दिए हम। देखो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे बीच में एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल या गट है। फिर ऊपर ये बाहर से क्या हो गया, ऊपर से या चारों तरफ से क्या हो जाएगा, गोल है ना, तो जैसे कलम में है वैसे चारों तरफ से क्या हो जाएगा, बॉडी वाल हो जाएगा। और बीच में जो जगह है इसी को क्या बोल रहे हैं, बॉडी कैविटी बोल रहे हैं। यहाँ भी देखो लिक्विड भरा हुआ था जिसको स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड बोल रहे थे, है ना। स्यूडोसिलोम में जो लिक्विड भरा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जबकि सिलोम में जो लिक्विड होगा उसको कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ ये जो लाइनिंग लेयर है किसका, बॉडी वाल का, वो किसका है, पेराइटल पेरिटोनियम का है, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम का है ना। जबकि इसका जो कवरिंग लेयर है किसका, गट का, वो क्या है भाई, विसरल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम कहलाता है। अब लोग इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखिए हर जगह ये आएगा, सब जो भी अंदर का लेयर होगा उसको विसरल कहते हैं, और जो उससे बाहर का लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, पेराइटल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पेरिटोनियम है वो पेरिटोनियम में जो आपका बॉडी कैविटी को लाइन किया है, मतलब कि बॉडी वाल के अंदर का जो लेयर बनाया है वो है भी मीजोडर्मल, और जो गट को कवरिंग किया है जिसको विसरल पेरिटोनियम कह रहे हैं वो भी क्या है, मीजोडर्मल। ये दोनों लेयर मीजोडर्मल है। तो इसको क्या बोलेंगे कैविटी को, इसको सिलोम बोलेंगे। इसमें क्या देख रहे थे आप, अंदर का जो लेयर है जो गट को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था, वो इंडोडर्मल था, जबकि बाहर वाला कैसा था, मीजोडर्मल था। तब इसको क्या बोले, स्यूडोसिलोम। यहाँ पर अंदर वाला लेयर जो कवर कर रहा है गट को, और दूसरा बॉडी वाल के अंदर का लेयर जो बॉडी वाल को लेयर कर लाइनिंग कर रहा है, वो दोनों के दोनों मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। जो बॉडी वाल को कवरिंग कर रहा है उसको बोलते थे, लाइनिंग कर रहा है उसको बोलते हैं पेराइटल, और जो गट को कवर कर रहा है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है उनको दिक्कत हो रहा है कि बार बार ये लाइनिंग कवरिंग क्या बोल रहे हैं। देखो बाबू, थोड़ा सा
आप जो है ना इसको समझना, लाइनिंग और कवरिंग को आपको हम बता रहे हैं। लाइनिंग और कवरिंग को, लाइनिंग और कवरिंग में क्या होता है, जैसे ये कैविटी है, देखो ये कैविटी है ना, तो इसके ऊपर का जो लेयर होगा ना इसको बोलते हैं कवरिंग, और जो अंदर का लेयर होगा, इसके अंदर जो बनाता होगा इसको ऐसे अंदर का, उसको बोलते हैं लाइनिंग। मतलब जैसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो घर में लेते हैं, घर में आपका रूम होगा तो रूम में जो रूम के अंदर से जो प्लास्टर है, रूम में अंदर से जो प्लास्टर होता है उसको क्या कहेंगे, लाइनिंग। लेकिन इसी रूम के दीवार पर बाहर से जो प्लास्टर होगा वो क्या कहलाएगा, कवरिंग। ठीक है, आप रूम के अंदर में पेंट का लेयर चढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, लाइनिंग। ठीक है, लेकिन रूम के दीवार के बाहर से आप पेंट कर चढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, उस पर कवरिंग कर रहे हैं। तो लाइनिंग का कवरिंग क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर गट के ऊपर से ना है बाबू, गट के ऊपर से है तो क्या कहलाया जाएगा, कवरिंग लेयर कहलाएगा गट का। जबकि बॉडी कैविटी में बॉडी वाल का देखो अंदर से है ना, तो कौन लेयर कहलाएगा, ये लाइनिंग लेयर कहलाएगा। तो बॉडी वाल के लाइनिंग लेयर को कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, जबकि गट के कवरिंग लेयर को क्या कह रहे हैं, विसरल पेरिटोनियम। किसमें, सिलोमेट में, जिसमें सिलोम पाया जाता है, और दोनों के दोनों मेसोडर्मल हैं। जबकि ऊपर में देखे थे अंदर वाला लेयर था इंडोडर्मल, बाहरी लेयर था मेसोडर्मल, इसलिए उसको स्यूडोसिलोम बोले थे। अब आगे आ जाना चाहिए, इसमें सब भरा हुआ, इसमें जो लिखा हुआ है अपना देख लेना। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, और क्या इसमें जो स्पेस होता है उसमें क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कौन, एनालिड्स। अगला है हीमोसील। हीमोसील किस में पाया जाता है, तो देखो इसी में आपका सब आ जाएगा, हम लोग जो भी हैं मनुष्य वगैरह है ना, सब इसमें आ जाएंगे। किसमें, सिलोम में, हम लोग में ये पाया जाता है सिलोम। हाँ, आप लोग अगर मीट खाते होंगे या नहीं खाते तो कोई बात नहीं, देख सकते हो जाके, जहाँ पर मीट कटता है ना वहाँ पर जाके देखना, वो अंदर में पूरा इंटेस्टाइन भरा हुआ होगा, और अंदर से बॉडी वाल के अंदर से छू के देखना, काफ़ी सॉफ्ट लगेगा, अंदर से छूओगे ना सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है। और तो और गट पर भी ऊपर से छुइएगा ना तो काफ़ी सॉफ्ट महसूस होता है। वो क्या है, वो सॉफ्ट जैसा जो लेयर महसूस हो रहा है हमको, वो है आपका कौन है, मेसोडर्मल ओरिजिन का लेयर है, और उसी को पेरिटोनियम बोल रहे हैं। वो कुछ हद तक क्या करता है, आपको ट्यूबलेस टायर जैसा काम करवाता है बॉडी को। आप ट्यूबलेस टायर के बारे में अगर कोई बच्चे लोग अगर जानते होंगे आप लोग, तो ये जानते होंगे ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि अंदर से एक लेयर होता है काफ़ी सॉफ्ट। जब उसमें कोई कांटी पार करता है और तो कांटी अगर उसमें रह जाए तो क्या करता है, वो अंदर से उस कांटी के बगल से जो हवा निकल रहा है या कांटी बाहर निकल जाए तो जो हवा उस छेद से बाहर आ रहा है उस छेद को क्या करता है, वो बंद कर देता है। काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए ट्यूबलेस टायर में से जल्दी हवा बाहर नहीं निकलता है। ये आपका जो बॉडी कैविटी होता है हम लोगों का, चूँकि उसमें पेरिटोनियम पाया जाता है, पेरिटोनियम लेयर के कारण ही, पेराइटल पेरिटोनियम के कारण ही हम क्या होते हैं, ट्यूबलेस टायर जैसा काम करते हैं। हमारा बॉडी ट्यूबलेस टायर जैसा काम करता है। अगला है हीमोसील। हीमोसील के बारे में क्या बता रहे थे, वैसा बॉडी कैविटी जो आपका क्या रखता है, हीमोलिम्फ को रखता है, फ्लूइड को रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। रियली में ब्लड होता है उस ऑर्गेनिज्म का। हीमोसील का जो निर्माण होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें वो डायलेट कर जाता है, और बॉडी वाल और जो गट था उन दोनों के बीच का जो स्पेस आप अभी देख रहे हो, ये जो स्पेस देख रहे हो, उसमें ब्लड वेसल्स एक्सपैंड करके फैल के और इसको पूरा जगह को ले लेता है। तो इसमें जो आप लिक्विड अभी देख रहे थे सिलोमिक फ्लूइड, इसके जगह पर उसमें क्या भर जाता है, ब्लड भरा रहता है। चूंकि ये जो आपका पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम है, दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, तो भरा हुआ कुछ नहीं है, वो हुआ क्या है, उसका ब्लड वेसल्स एक्सपैंड कर गया है, फैल गया है, और इस पूरे स्पेस में क्या हो गया, वो फैला हुआ आपका ब्लड वेसल्स होगा। इसलिए उसमें सिलोमिक फ्लूइड के रूप में क्या होगा, ब्लड होगा, जिसको हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं। कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड में अगर आपको दिक्कत है तो आप इसका कॉमन एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच में आप देख सकते हैं,
कॉकरोच को कभी आप मारे होंगे, अगर नहीं मारे तो मार के देखिएगा, उसमें तो थोड़ा पीला जैसा लिक्विड आता है, उजला पीला जैसा, हल्का उजला, है ना, उजला जो लिक्विड जैसा जो आता है पीप जैसा, वो क्या है उसका ब्लड है, हीमोलिम्फ है। और जो उसके बॉडी बाल में, बॉडी बाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो ये एरिया है जिसको बॉडी कैविटी कह रहे हो, उसमें भरा होता है हीमोसील के रूप में। आप मक्खी को मार के देखना, उसमें से निकलेगा वैसा। मच्छर में ये है, तो जो भी आपके इंसेक्ट्स होंगे ना, वो सब में आपको नजर आएगा हीमोसील, आराम से मोलस्क में नजर आएगा। तो ये आपको बता देते हैं हीमोसील के बारे में। तो सीलोम कितना तरह का हो गया? 3 तरह का, एक सीडोसीलोम, एक सीलोम और एक क्या हो गया? हीमोसील। आधार क्या बताए थे आपको? आधार ये था कि कैसे बना था वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। अगर जो है ना गट का जो कवरिंग लेयर है सीलोम वाला, वो आपका कैसा हो? इंडोडर्मल हो, जबकि बॉडी वाल का जो लाइनिंग लेयर हो वो मेसोडर्मल हो, तो सीडोसीलोम। जबकि दोनों के दोनों लेयर अगर क्या हो? सेम हो, मतलब मेसोडर्मल ओरिजिन का ही हो, तो उसको कहते हैं क्या बाबू? उसको कहते हैं सीलोम। ठीक है। हीमोसील में क्या बोल रहे हैं कि इसमें आपका बीच का जो स्पेस है उसमें ब्लड वेसल जो है ना वो क्या होता है? डायलेट हो जाता है, और डायलेट होके क्या करता है? स्पेस को भर देता है। तो वहां पर आपका सिलोमिक फ्लूइड के जगह पर क्या आ जाता है? ब्लड भरा रहता है, हीमोलिम्फ भरा रहता है। तो ऐसे सीलोम को हम क्या कहेंगे? हीमोसील कहेंगे। आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में आपको सामान्यतः ये मिल जाएगा। अगला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बॉडी कैविटी पढ़ रहे थे 9th में हम लोग। अब 10th जो आपका है आइडेंटिफिकेशन में कुछ जानना, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात में अगर आओ तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हो आप? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन या एग्रीगेशन होना किसका? स्मॉलर कंपोनेंट्स का या सिस्टम का या स्ट्रक्चर का, और आपस में मिलजुल कर क्या करना? कोऑर्डिनेट करते हुए कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे कांग्रेस जो था वो क्या है? एग्रीगेशन था किसका? मनुष्य का। किसके लिए भाई? आजादी पाने के लिए। जैसे कोई पार्टी का बात करते हैं, हाँ, तो जो भी पार्टी हो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, कहीं पर कोई फैक्ट्री का बात करते तो कौन चलाता है? ऑर्गेनाइजेशन। कई तरह के उसमें व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग जो है ना काम को पूरा करते हुए सब मिलकर एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं। सब काम अपना अपना करता है। कोई जो है ना स्वीपर का काम करेगा, साफ करने का, कोई जो है ना वो आपका क्या करेगा? मिल चलाएगा, कोई क्या करेगा? उसको पैकिंग करेगा, कोई क्या करेगा? उसका सुरक्षा करेगा, कोई उसको क्या करेगा? बेचवाएगा, कोई क्या करेगा? इन सब को कंट्रोल करेगा, मैनेजर बने। ये सब करके क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन होना स्मॉलर कंपोनेंट्स का, और मिलजुल कर एक लक्ष्य को पूरा करना या पाना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका कई प्रकार का हो सकता है। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रहे हैं हम, पहला बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या रीजन है? देखो, किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी अगर एक ही सेल का बना हुआ है तो बताओ उसमें काम जो हो रहा होगा, सारा का सारा काम वो कहाँ हो रहा होगा? उस सेल के अंदर हो रहा होगा, मतलब विदिन सेल हो रहा होगा। और जब विदिन सेल हो रहा होगा तो किसी भी सेल के अंदर जो पाया जाता है उन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस लेवल को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो यूनिसेलुलर जो भी एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब उसके शरीर में जो भी काम होता है वो किसके लेवल पर होता है? प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर होता है। अगला है मेटाजोन्स का बात करिए तो यूनिसेलुलर में हो गया, प्रोटोजोन्स हो जाएगा, या जो भी आपके यूनिसेलुलर आपका होगा प्लांट्स होंगे उन सब में कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक है। अब मेटाजोन्स का बात करते हैं। मेटाजोन्स किसको कहते हैं?
जो मल्टी सेलुलर हो जिसका बॉडी। प्रोटोजोअन्स किसको बताए थे, पीछे बताए थे आप लोगों को कि प्रोटोजोअन्स मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स, जोन मतलब एनिमल्स, और मेटाजोअन्स का मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मतलब वैसे एनिमल्स जिसका बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स का बना होता है। अब मेटाजोन्स में अगर आओ तो 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पहला है सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड का मतलब क्या होता है, इसमें बॉडी जो होता है कई सेल्स का बना होता है, लेकिन प्रत्येक सेल जो है इंडिपेंडेंट काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते और उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को पूरा करते हैं। तो इसको कहेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका किस में पाया जाएगा भाई, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो आप इसमें जो है ना आप आराम से देख सकते हैं स्पंज में इसको, ठीक है। स्पंज में आपको बताए थे, पीछे भी आगे भी आएगा और भी, कि स्पंज जो होता है 10th में पढ़ना था ये सब, उसके बॉडी जो होता है 2 लेयर का बना होता है, ठीक है, 2 लेयर का बना होता है। एक जो बाहरी लेयर होता है वो एक्टोडर्मल होता है, जबकि अंदर का जो लेयर होता है वो आपका इंडोडर्मल होता है। ये और दोनों के बीच में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ये जो उसका सेल्स होता है वो सब के सब इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिवीजन भी पाया जाता है, लेवल ऑफ डिवीजन भी पाया जाता है, कोनोसाइट सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। आगे पढ़े होंगे 10th में, और नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे इसको। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिमाग में रखना है कि इसमें बॉडी जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स का बना होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन सारे के सारे सेल्स इंडिपेंडेंट यूनिट्स के रूप में काम करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम नहीं करता। अगला है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो आपका एक साथ मिलकर एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं और टिश्यू कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स का ओरिएंटेशन हो गया था, टिश्यू बनना शुरू हो गया था। इसमें जो टिश्यू होते हैं वो कम से कम 4 प्रकार के तो होते हैं, आप जानते होंगे शायद। किसमें, एनिमल्स में एपिथेलियल सेल्स का टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। लेकिन प्लांट का अगर बात करोगे तो प्लांट में क्या होता है, 2 भाग में कम से कम हम लोग उसके टिश्यू को बांटते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। अब आपको अगर थोड़ा सा भी कोई दिमाग में बात होगी तो ये बात होगी आपके पास कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहते थे जिसके सारे के सारे सेल्स डिवीजन करते थे, अर्थात जो ग्रोथ में मदद करता था, ग्रोथ करवाता था। परमानेंट टिश्यू उस टिश्यू को बोलते थे जिसके सेल्स जो है ना वो डिवीजन नहीं करता था, हाँ, और क्या करते हैं, वो ग्रोथ के अलावा जो भी काम था प्लांट बॉडी के अंदर वो करता था। तो खैर हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि इसमें जो है ना सेल्स ग्रुप में आपका क्या होता है, ग्रुप में आ जाता है, एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, एक साथ मिलकर कोई काम को पूरा करता है, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात टिश्यू बन जाता है। अब इसमें जो प्रत्येक टिश्यू होता है उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है, और सब मिलजुल कर जो है ना मनुष्य उस ऑर्गेनिज्म को काम करने में मदद करता है, उसके फंक्शन को पूरा करने में ऑर्गेनिज्म को मदद करता है। याद करो एपिथेलियल टिश्यू, जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू कोई आपको बोलेगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कवरिंग टिश्यू होता है, और इसका ये क्या करता है, या तो कवरिंग करता है या लाइनिंग करता है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से सुरक्षा देता है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे ही बोला जाता, उसमें जो भी आपके सेल्स थे सबका मिलजुल कर क्या काम करना था, बॉडी के डिफरेंट जो टिश्यू थे या डिफरेंट जो ऑर्गन्स थे या जो डिफरेंट पार्ट्स थे, उन सब को एक दूसरे के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ के रखता है
है ना, एक यूनिट बना के रखता था। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर मस्कुलर टिश्यू का बात करो तो वैसे एनिमल टिश्यू के रूप में ये विकसित था जो एनिमल बॉडी में क्या करता था, आपको मूवमेंट देता था। हाँ, और नर्वस टिश्यू किसको बोलते थे? वैसा टिश्यू जो समूह था जो क्या करता था, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आपका सूचनाओं को ले जाता है या सूचनाओं को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, उनकी विवेचना करता है। हाँ, सारे के सारे टिश्यू या ऑर्गन्स को आपस में मिलजुल कर काम करने का प्रेरित करता है, और साथ ही साथ जो है ना वो क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटी को। तो उसको कहते थे हम कौन? नर्वस टिश्यू। तो ये आपको कुछ हम बता रहे थे यहाँ पर किसके बारे में? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है भाई? सिलेंट्रेट से, या निडेरियन जिसको बोलते, हाइड्रा में है, टीनोफोर्स में है। टीनोफोर्स का ये हम पढ़ेंगे आगे, एक छोटा सा फाइलम है। टीनोफोर्स जो है ना, इसको दिमाग में रखिएगा, ये कंघी रखने वाला। टीनो आता है कंघी से, है ना, बाल झाड़ने वाला जो होता है यंत्र। टीनोफोर कंघी जैसा रचना रखने वाला। अगला है ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड भी बोल सकते थे, और एक और आगे बढ़ा के ऑर्गन सिस्टम बोल सकते थे, लेकिन हम दोनों को एक साथ कर दिए हैं और थोड़ा सा हम अलग कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। ऑर्गन सिस्टम ऑफ जो है वो आपका, उसमें क्या होता है, ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे ऊंचा का लेवल का ये ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है भाई? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन्स जो है ना अलग अलग टिश्यू के मिलने से बनते हैं और वो एक पार्टिकुलर काम को पूरा करते हैं। जैसे कोई किडनी आपको बोले तो आपके दिमाग में क्या बात आता है? वैसा ऑर्गन जो हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट या हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालता है यूरिन के रूप में, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन करता है। कोई हर्ट बोल दे तो आपके दिमाग में क्या आता है? हर्ट का मतलब ये दिमाग में नहीं आता कि जो बाहर से हवा को ले और ऑक्सीजन और CO2 को क्या करे, एक्सचेंज करने में मदद करे, ऐसा कुछ नहीं आता है। आता है कि वैसा ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पर देख रहे हो, अब हार्ट एक टिश्यू से नहीं बना होगा, उसमें कई सारे प्रकार के टिश्यू हैं। उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है, उसमें आपका मसल टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी, और नर्वस टिश्यू भी होता है। तो देख रहे हो, कई टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, तब कहलाता है सिस्टम। जैसे आपका किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, हाँ, ये सब के सब आपस में मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं और उस सिस्टम का नाम है यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग्स, आपका ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल ट्यूब, ये सब आपस में मिलकर एक विशेष सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे, उसमें क्या बता रहे हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स जो अलग अलग तरह के टिश्यू के मिलने से बने हैं, वो ऑर्गन्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट होकर एक फंक्शन को पूरा करते हैं। तो क्या कहलाएंगे? वो सिस्टम कहलाते हैं। और ऐसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हम लिख लिए उदाहरण में, मेटाजोन्स में प्लेटी हेलमेंट से लेकर मैन तक। रियली में प्लेटी हेलमेंट जो होता है ना, उसमें आपका ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा, इस बात को, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसमें। इस बात को एकदम रखिएगा दिमाग में करके कि प्लेटी हेलमेंट्स का जैसे ही बात करेंगे, प्लेटी हेलमेंट्स में रियली में ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम का बात नहीं करते इसमें। तो बोलेंगे सर अलग क्यों नहीं किए हैं? अलग इसलिए नहीं कर पाए हम कि फिर एक और हमको ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता
तो उससे बचने के लिए इसको उसी में लिख दिए हैं, ऑर्गन ग्रेड में ही लिख दिए हैं। नहीं तो एक और हो जाता ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसका उदाहरण कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थ है। उसमें ऑर्गन तो होता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। निमेटोड्स से बात करते हैं हम, निमेटोड्स, एनालिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। निमेटोड्स को अस्टेल्मिन्स भी बोलते हैं। ये जो है ना, इसमें आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, मतलब कई ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी प्लान का। बॉडी प्लान क्या है? देखो, बॉडी प्लान जो है ना, वो बॉडी के सजावट का बात कर रहे थे हम। बॉडी कैसा होता है, कैसे काम करता है, उसका बात कर रहे थे। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेवलपमेंट जो होता है मेटाजोअन ऑर्गेनिज्म का, वो कहलाता है उसका बॉडी प्लान। मेटाजोअन्स जो होते हैं उसमें 3 प्रकार का बॉडी प्लान्स पाया जाता है। पहला है सेल एग्रीगेट प्लान, ठीक है। वैसा प्लान जिसमें सेल क्या होता है, एक जगह पर सब जमा हो जाता है और बॉडी का निर्माण कर देता है। लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं करीब करीब सभी के सभी एक जैसे होते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इसमें न के बराबर या काफ़ी कम पाया जाता है। उदाहरण आपको बताया था स्पंज में, अभी हम लोग पीछे देखे थे, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था? स्पंज में था, ठीक है। क्यों बता रहे थे? आपको बताया था कि वहाँ पर सेल के लेवल पर काम हो रहा था, सारा का सारा सेल जो है इंडिपेंडेंट यूनिट जैसा काम करता है वहाँ पर। तो ये आपका बॉडी प्लान में पहला था सेल एग्रीगेट प्लान, मतलब सेल तो इकट्ठा होकर बॉडी को मल्टी सेलुलर बना दिया, लेकिन वो टिश्यू का निर्माण नहीं कर पाया। सारे के सारे सेल्स इंडिपेंडेंट रूप में काम करते हैं और ऐसी स्थिति को कहते हैं सेल एग्रीगेट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लाइंड सैक प्लान। इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी है वो उसमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। सेल्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं और सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स का निर्माण कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वेल डेवलप सिस्टम का निर्माण नहीं होता, जैसा कि पीछे बता रहे थे। तो ब्लाइंड सैक में होता क्या है कि इसमें आपका बॉडी सैक जो होता है, एक सैक लाइक कैविटी केवल पाया जाता है बॉडी के अंदर, और उसमें केवल एक ही ओपनिंग होता है। वो बाहर से 2 ओपनिंग से नहीं होता है जुड़ा हुआ, केवल एक ओपनिंग होता है। वही आपका माउथ जैसा भी काम करता है और क्लोएका या एनस जैसा भी काम करता है। आप हाइड्रा में देखे थे पीछे, केवल एक ओपनिंग था, है ना। सैक लाइक स्ट्रक्चर था उसके बॉडी के अंदर, कैविटी था उसके बॉडी के अंदर, लेकिन ओपनिंग कितना था उसका? एक ही था ऊपर की तरफ, और वही जो है ना उसका माउथ का भी काम करेगा, क्लोएका या एनस का भी काम करेगा। प्लेटीहेल्मिन्थ में भी यही स्थिति है, इसलिए यहाँ पर बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थ में हम लोग ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते, वहाँ पर भी जो है ना ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और प्लान का अगर बात करो तो ब्लाइंड सैक प्लान है, मतलब उसका जो अंदर में कैविटी होता है जो उसका गट का काम करता है, गट जैसा काम करता है, उसमें ओपनिंग कितना होगा? केवल एक होगा, उसमें आपका एनस या क्लोएका नहीं होता है। दूसरा आता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। हम सबका फिगर बना सकते थे लेकिन उस समय नहीं बनाया कि एक फिगर से हम समझा देंगे सबको। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में यहाँ पर देख लो पहले, तब बाकी दोनों समझ में आ जाएगा। सेल एग्रीगेट में क्या था? सिर्फ सिंपली जो है ना सेल एग्रीगेट हो गया था। यहाँ पर ब्लाइंड सैक में क्या बोले हैं? देखो अंदर में कैविटी उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 ओपनिंग देख रहे हो ना, एक तरफ माउथ है, एक तरफ क्या है? क्लोएका या एनस है। ब्लाइंड सैक प्लान में क्या होगा कि ये जो सैक होता है अंदर में, बॉडी के अंदर में, उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा, वो माउथ का लाएगा, और यही जो है ना दोनों का काम करेगा, क्लोएका जैसा भी काम करेगा और एनस जैसा भी काम करेगा। माउथ के साथ साथ ये क्लोएका या एनस जैसा काम करेगा। इस दूसरा छेद उसमें नहीं होगा अंदर में, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक प्लान बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ छेद है, देखो दोनों तरफ वो जो गट है ना, उसमें दोनों आपका जो इंड है उसका दोनों तरफ ओपनिंग है, एक तरफ माउथ का लाएगा, एक तरफ क्लोएका या एनस का लाएगा। तो ऐसा अगर पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। देख रहे हो, एक ट्यूब बाहर से हो गया ऐसे बॉडी वाल,
और दूसरा ट्यूब क्या हो गया, अंदर में देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक ट्यूब है, घट नाम है, मतलब पेन जैसा। पेन में क्या देखते हो, पेन में आप देखते होंगे कि बीच में जो आपका ये डाला हुआ है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, उसका रिफिल बोल रहे थे, तो रिफिल में भी दोनों तरफ छेद होता है। हाँ, एक तरफ से लिखते हैं हम, दोनों तरफ छेद उसमें भी हो गया, पीछे से भी और आगे भी। और पूरा का पूरा जो पेन जिसमें रिफिल लगाया उसमें भी दोनों तरफ छेद हो गया, आगे भी और पीछे भी। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का वो सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है कौन, आपका पेन। ब्लाइंड सैक में क्या होगा, केवल एक तरफ से छेद होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। ठीक है, ये किससे पाया जाता है, कहां से, तो निमेथेल्मिन से लेकर, निमेटोड से लेकर कॉर्डेटा तक। अब इसमें थोड़ा सा 2-3 शब्द आया है, जैसे माउथ है, क्लोएका है, एनस है, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। पहले माउथ का बात करते हैं। माउथ जो है ना, एक अपर्चर होता है जो एंटीरियर एंड पर पाया जाता है, और ये क्या करता है, भोजन को लेने में मदद करता है। तो माउथ क्या है, एक अपर्चर है जो एंटीरियर एंड पर ऑर्गेनिज्म के पाया जाता है, और ये काम क्या करता है, ये भोजन को लेने में मदद करता है। दूसरा है एनस। एनस जब भी आएगा तो क्या आएगा दिमाग में आपका, देखिए यहां पर हम बता दे रहे हैं कि वैसा अपर्चर जो सामान्यतः माउथ के अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट का। ध्यान रखिएगा, ये पाया किस में जाता है, तो सारे मैमल्स में, हम सब में जो है ना एनस पाया जाता है। फीमेल स्कैरिस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और मैमल्स में है तो बर्ड्स वगैरह में भी आ जाएगा ना, समझ लेना है, बर्ड्स वगैरह में भी होगा। अगला है क्लोएका। क्लोएका किसको कहते हैं, तो बर्ड्स में क्लोएका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ बर्ड्स नहीं जोड़े हैं, केवल ये 3 ही याद रखिएगा। एनस में 3 हो जाएगा, फीमेल स्कैरिस, इंसेक्ट्स और मैमल्स। क्लोएका में बात करेंगे, क्लोएका जो है ना वैसा अपर्चर होता है जो जिसमें एक ही अपर्चर से दोनों बाहर आता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी और जेनाइटल प्रोडक्ट्स भी। जेनाइटल प्रोडक्ट शायद आप लोग जानते होंगे, जेनाइटल प्रोडक्ट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, जैसे स्पर्म है, ओवम है, ये सब क्या कहलाते हैं, जेनाइटल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सीमेन जिसको बोलते हैं वो क्या है, जेनाइटल प्रोडक्ट्स है। तो जेनाइटल प्रोडक्ट जो है ना और अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वैसे अपर्चर जो जिससे दोनों एक ही अपर्चर से बाहर आएगा, उस अपर्चर को क्या कहेंगे, क्लोएका कहेंगे। तो वह अपर्चर जिससे दोनों के दोनों पदार्थ, अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी और जेनाइटल प्रोडक्ट भी एक साथ बाहर आए तो एनस कहलाएगा। केवल अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आए तो उसको क्या कहते, एनस कहते, और दोनों एक साथ बाहर आए एक ही अपर्चर से तो उसको क्लोएका कहेंगे। और केवल जेनाइटल प्रोडक्ट बाहर आए तब उसको कहते हैं जेनाइटल अपर्चर। यहाँ पर हम लिखे नहीं, उसको भी लिख ही देना चाहिए था। हाँ, जेनाइटल अपर्चर किसको कहते हैं, तो वैसा अपर्चर, वैसा छेद जिससे केवल जेनाइटल प्रोडक्ट बाहर आएगा तब उसको कहेंगे जेनाइटल अपर्चर। ठीक है, तो क्लोएका क्या हो गया भाई, वैसा अपर्चर जिससे दोनों चीज एक साथ बाहर आए, अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी और जेनाइटल प्रोडक्ट भी। इसका उदाहरण किस में हो जाएगा, मेल स्कैरिस में। देखो फीमेल स्कैरिस में एनस होता है, जबकि मेल स्कैरिस में क्लोएका होता है। मतलब एनस का भी काम करेगा और जेनाइटल प्रोडक्ट निकालने का भी काम करेगा, एक ही छेद। फिश में आपका क्लोएका होता है, एम्फीबियंस में क्लोएका होता है, रेप्टाइल्स में क्लोएका होता है, बर्ड्स में क्लोएका होता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्टिब्रेट में जो है ना आपका कौन है जिसमें आपका एनस पाया जाता है, तो आंख बंद करके मैमल्स बता देना। और क्लोएका जैसे ही आगे आएगा कि क्लोएका पाया जाता है, ये फलना क्लोएका है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, वैसा छेद, वैसा ओपनिंग जिससे क्या होता है भाई, जिससे आपका दोनों बाहर आता है, जेनेटल प्रोडक्ट भी और अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी। अब टाइप्स ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का बात करते हैं। ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है 2 रूप में पाया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर। पहला है प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि माउथ जो है वो पहले बनता है ब्लास्टोपोर से। ठीक है, मतलब
एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सबसे पहले अगर माउथ बन जाता है तो इसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान, और जिसमें प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान नजर आएगा उसको कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। वैसे एनिमल्स जिसमें प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान पाया जाता है उसको कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। इसका कॉमन एग्जांपल्स है निमेटोड्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्क्स। अगला है ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान। इसका लाइट और थोड़ा कम करना था। ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान्स, एक मिनट रुक जाइएगा। प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान में क्या बता रहे थे कि वैसा स्थिति जिसमें जो है ना माउथ पहले बनता है तो क्या कहलाएगा, प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान कहलाएगा। एग्जाम्पल है इसमें निमेटोड्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्क्स। नेक्स्ट है ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान। ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान किसको बोलेंगे, वैसा कंडीशन जिसमें जो है ना क्लोएका या एनस पहले बनेगा, माउथ बाद में बनेगा, तो उसको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान। जिसमें ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान होगा वैसे एनिमल्स को कहते हैं ड्यूटोस्टोम्स, और इसका उदाहरण है इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, जिसमें कि हम लोग सब आते हैं, मनुष्य आता है। तो ये आपको हम लोग यहाँ तक देख रहे थे बॉडी प्लान।